Hello, Namaste, what's up, everyone? I am Aditya Maurya, and welcome back to the Physio Science, your space for smarter movement and better living. The today's topic is myocardial infarction. Today, I will discuss about the MI definitions, etiology or risk factors of MI, causes of MI, pathophysiology of MI, its diagnosis and its complications and its clinical manifestations. First of all, guys, you will see these contents I will describe in briefly in this video. MI होता क्या है, ठीक है। MI को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, ये सब हम लोग, और MI कैसे कॉज होता है, MI के पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या MI का कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं, ठीक है। MI का डेफिनेशंस क्या है? MI इज ऑल्सो नॉन एज हार्ट अटैक, ठीक है। MI जो होता है वो उसका दूसरा नाम, और दूसरा किस नाम से वो जाना जाता है? हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मायो मीन्स मसल्स और कार्डियल्स मीन्स कार्डियक, ओके, मीन्स कार्डियक मसल्स, यानी कि कार्डियक मसल्स में ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड होने की वजह से क्या कॉज होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग इसके डेफिनेशंस को अच्छे से समझते हैं। Myocardial infarction is a disease condition caused by reduced blood flow to the coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an embolus or thrombus, ठीक है। यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन सीधा सीधा हमारा होता है क्या है और क्यों होता है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी। हमारा हार्ट को जो होता है वो कौन सा आर्टरी जो होता है वो ब्लड सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी जो होता है हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। तो उसमें क्या कॉज होने की वजह से होता है? रिड्यूस्ड, यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है कोरोनरी आर्टरी में रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कॉज करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ड्यू टू यानी किसके द्वारा? यानी अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होने की वजह से, या फिर ऑक्लूजन ऑफ एम्बोलस की वजह से, या फिर थ्रोम्बस फॉर्म होने की वजह से। यानी कि थ्रोम्बस या फिर इम्बोलाई कुछ भी फॉर्म हो जाता है हमारे कोरोनरी आर्टरी में, उसकी वजह से क्या कॉज होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। इट इज द इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स, यानी कि हार्ट मसल्स का क्या हो जाता है? इसमें नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया, ठीक है। अब हम लोग इसका आगे बात करते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। देखो, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? ये ज़्यादातर 40+ ईयर के एज वालों को ये MI ज़्यादा होने का चांस होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में और किसी को MI या फिर हार्ट से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आने वाले जनरेशन्स में उसको, उसके बच्चों को या फिर किसी को भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक फैमिली हिस्ट्री। फिर जेंडर, यानी कि इस जेंडर में सबसे ज़्यादा MI होने के चांसेस होते हैं, मेल में या फीमेल में। तो आप ये जान लो, मेल में जो होता है वो 3 टाइम्स मोर इन कॉमन होता है, ठीक है, वीमेन से ज़्यादा, यानी वीमेन में कम होता है और मेल में 3 टाइम्स मोर कॉमन होते हैं, ठीक है, MI के चांसेस। अब इसमें मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में जाने। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब किस में आ गए? मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में आ गए, ठीक है। कि क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन, सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से MI कॉज होता है। दूसरा हमारा डायबिटीज मेलाइटस की वजह से। तीसरा अपना स्मोकिंग की वजह से। और कोई पेशेंट जो कि ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हो, उसमें भी MI के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, या फिर हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पेशेंट अगर ज़्यादा ओबेस है तो उसकी वजह से भी उस पेशेंट्स में MI के चांसेस बहुत ही हाई हो जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि फिजिकली फिट नहीं है, या फिर इमोबिलाइज्ड पेशेंट है, तो उसमें भी MI के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। अब MI के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, मतलब कि कोरोनरी आर्टरीज में जो होता है वो थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। थ्रोम्बस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट दैट ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड क्लॉट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। क्यों? प्लेटलेट्स एक जगह प्लेक बना लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, और वो क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, किस चीज़ को? ब्लड फ्लो को रोकता है, यानी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी कि नैरोइंग हो सकता है आर्टरी, या फिर ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज हो सकता है। क्यों? ड्यू टू प्लेक बिल्डअप, यानी कि वहाँ पे भी प्लेक जो हो सकता है वेसल्स में वो
बिल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तीसरा अपना कॉज क्या है, कोरोनरी आर्टरी इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म क्या होता है, इसका अपन बात करें, लॉजिंग ऑफ अ क्लॉट और डेब्रिस इन ब्लड वेसल्स, यानी कि कोई भी क्लॉट या फिर डेब्रिस सब्सटेंस जो होता है वो लॉज हो जाता है किसमें, ब्लड वेसल्स में, और वो क्या करता है, ब्लॉक करता है सर्कुलेशंस को। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कोरोनरी आर्टरी में इम्बोलिज्म की वजह से भी एमआई कॉज होता है। अब कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, अब कोई भी स्ट्रेस के द्वारा वेसल्स पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से उसमें स्पास्टिसिटी आ गया हो वेसल्स पे, तो वो भी एक हमारा एमआई कॉज करता है। ठीक है। अब हार्ट सर्जरी, कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रहा हो पेशेंट का, वो भी हार्ट से रिलेटेड, तो वो भी क्या करेगा, कॉज कर सकता है एमआई। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, आखिर एमआई का पैथोफिजियोलॉजी है क्या। ड्यू टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर से ये हो सकता है। किसमें, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। ठीक है। अगर रिड्यूस्ड होगा जैसे ही ब्लड फ्लो, तो क्या कॉज करेगा, वो हाइपोक्सिया कॉज करेगा, और ड्यू टू हाइपोक्सिया क्या होगा, वहाँ पे नेक्रोसिस फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही नेक्रोसिस फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, एमआई आ जाएगा। ठीक है। यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कि देयर इज नेक्रोसिस फॉर्मेशन ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है। यानी कि कार्डियक मसल्स में क्या होगा, नेक्रोसिस फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों नेक्रोसिस फॉर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे हाइपोक्सिया हुआ। हाइपोक्सिया क्यों हुआ, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से, यानी कि ब्लड फ्लो जो है हमारा वो कोरोनरी आर्टरी में, यानी हार्ट के ब्लड वेसल्स में जो है हमारा वो ब्लड फ्लो कम आने की वजह से क्या हुआ, हाइपोक्सिया कॉज हुआ, और हाइपोक्सिया कॉज होने की वजह से नेक्रोसिस कॉज हुआ, और नेक्रोसिस कॉज होने की वजह से एमआई कॉज हुआ। ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या देखे जाएंगे, चेस्ट पेन होगा, पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट फील होगा, डिस्पनिया होगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, फैटिक, थका थका सा रहेगा, स्वेटिंग, पसीने आएंगे, वो वीकनेस फील करेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखा जाएगा, लाइट हेडनेस होगा, उसको सर में पेन होगा, एंजाइटी देखा जाएगा, स्लीपनेस देखा जाएगा, इरिथमिया होगा उसे। इरिथमिया का मतलब हार्ट का जो रिदम होगा वो चेंज रहेगा। ठीक है। नॉर्मल रिदम से अलग। अब अपन बात करते हैं कि एमआई को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं किसी पेशेंट्स में, कि उसको एमआई है। ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में पहले देख लें। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आ जाएगा पेन, इंडाइजेशन, शॉक, लो ग्रेड फीवर, इन सब भी कॉज, ये सब भी डायग्नोसिस में हमारा हेल्प करते हैं एमआई के लिए। ठीक है। अब देखो SCM, जिसमें सीरम कार्डियक मेकर, जिसमें क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट, इससे हम लोग अपन जान सकते हैं। फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के लैक्टो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस से, LDH से अपन पता लगा सकते हैं। फिर CST से, कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन से हम लोग जान सकते हैं। फिर ECG चेंजेस से, इसी ECG चेंजेस में अपन क्या क्या देखेंगे, एस टी सेगमेंट चेंज रहेगा, उस वो ज़्यादा एलिवेशन रहेगा उसमें, टी वेव इन्वर्जन रहेगा, वाइड डीप क्यू वेव्स रहेंगे उसमें। अदर टेस्ट में अपन क्या देख सकते हैं, MRI से देख सकते हैं, एंजियोग्राफी करवा सकते हैं पेशेंट का। फिर PET स्केल, जिसमें पोसिट्रॉन इमिसियो टोमोग्राफी, इन टेस्ट से अपन, और इस स्केल से अपन डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को, और उससे पता लगा सकते हैं कि उसे एमआई है, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस है, या फिर क्या प्रॉब्लम है, उसको हार्ट से रिलेटेड या फिर चेस्ट से रिलेटेड। ठीक है। इससे अपन पता लगा सकते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जाने। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इरिथमिया, यानी हार्ट का जो रिदम रहेगा वो नॉर्मल रिदम से चेंज रहेगा। फिर कार्डियोजेनिक शॉक भी आ सकता है ना। इरिथमिया भी हो सकता है, यानी कि हार्ट का जो रिदम है वो चेंज हो सकता है। फिर कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब कि पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक भी आ सकता है। फिर CHF भी हो सकता है, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। फिर कार्डियक एन्यूरिज्म भी हो सकता है, फिर पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। तो ये हो गए इसके कॉम्प्लिकेशंस। बाकी मैंने पीछे आपको डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज वगैरह आपको अच्छा से समझा दिया, रिस्क फैक्टर्स वगैरह। बाकी डेफिनेशंस ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से देख लेना कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस होता क्या है और ये क्यों होता है। मायोकार्डियल, एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस इज अ डिजीज कंडीशन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड होने की वजह से
मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होता है ड्यू टू क्यों अथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बस या फिर इम्बोलस के फॉर्म होने की वजह से। कहाँ पे, यानी कोरोनरी आर्टरी के ब्लड वेसल्स में या तो थ्रोम्बस या फिर इम्बोलाई की वजह से रिड्यूस्ड हुआ ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरी में, जिससे क्या कॉज हुआ, एमआई कॉज हुआ। ठीक है, आगे आप लोग देख लेना, इसमें मैं अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी लेक्चर में। Okay guys, thanks for watching the Physio Science. Stay strong, stay moving and stay healthy. And do like, share and subscribe. Bye.